हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों इस समय बज रहा है मॉर्निंग का 4, सुबह के 4 बजे ही बच्चों। और मैं हूँ आपके साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बाइलिनियर दैट मीन्स मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो के साथ। तो बच्चों हम लोगों ने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था और मैंने बताया था ये क्या होता है। एक्चुअली इस टॉपिक में हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री डील करनी होती है। तो हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सी बातों को सीख रहे थे और आज हम लोग उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग बच्चों सीखेंगे। पिछले वीडियो में तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होता है। तो बच्चों आज हम लोग उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह भी बिहेव करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह भी बिहेव करता है। जब वो पॉइंट की तरह बिहेव करता है तो उसमें हम लोग वो कोऑर्डिनेट वाले सारे कॉन्सेप्ट ले आते हैं, है ना। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या अपना इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन। जब वो वेक्टर की तरह बिहेव करेगा तो हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट ले आएंगे, है ना। देखो बच्चों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने अपना एक कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया। कॉम्प्लेक्स प्लेन मैंने बताया था, ठीक है। और मान लीजिए मैंने एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x1 प्लस आई वाई वन और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x2 प्लस आई वाई टू, है ना बच्चों। ये हम लोगों ने बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ले लिए Z1 और Z2। अब देखो बच्चों मैंने बताया था इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं x1 कॉमा वाई वन और इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं x2 कॉमा वाई टू। ठीक है। देखो अगर हम z1 माइनस z2 निकालें, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या होगा। देखो x1 माइनस x2 और प्लस आई टाइम्स y1 माइनस y2 होगा। ठीक। अच्छा अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। ये मतलब होता है मॉडुलस का। देखो अब आप याद करो ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है कि नहीं। अगर एक पॉइंट x1 y1 ले ले, एक x2 y2 ले ले, कोऑर्डिनेट में ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब बच्चों देखो ये हुआ कि अगर हम एक पॉइंट z1 ले लें और एक पॉइंट z2 ले लें, है, तो ये जो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 है या मॉड ऑफ z2 माइनस z1 है ना, ये हमेशा हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बता देगा। मान लीजिए ये a है ये b है, तो एक्चुअली ये ए बी डिस्टेंस होगा हमेशा। ये बात याद रखना कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस ले लें, मतलब एक में से दूसरे को माइनस कर दें और उसका मॉडुलस ले लें, तो उससे हमेशा हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस मालूम चल जाता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है बेटा मॉडुलस का। ठीक है। क्यों डिस्टेंस देता है, क्योंकि आपके सामने देखो इसका प्रूफ है कि इसलिए डिस्टेंस देता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट होता है, हम जानते हैं। अच्छा अब देखो बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे कि अगर हम लोग इस बात को जरा समझो यहाँ पर ध्यान से। मैंने बताया था, ये तो मैं मिटा देता हूँ, देखो यहाँ से इसको मिटा दिया मैंने। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट z है मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर हम O टू Z जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो वेक्टर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z होगा और ये पॉइंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखो बेटा अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो तुरंत जा करके पुराने वीडियोस पढ़िए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें एनालिटिक फंक्शन मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैंने ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक शुरू किया है ना। तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा एक पूरी प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पे जा करके सबसे पहले आप, है ना, एनालिटिक फंक्शन को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने शुरू किया उसी के आगे।
हालांकि एनालिटिक फंक्शन का और बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन का कोई बहुत आपस में लिंक नहीं है, थोड़ा बहुत कभी होगा तो बता दूंगा। लेकिन हाँ, बाइलिनियर के मैं 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे बच्चों, है ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पहले आपको स्टार्टिंग में जो वीडियोस मिलेंगे वो एनालिटिक फंक्शन के होंगे, उसके बाद ये फिर स्टार्ट हुआ है हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो पिछले 2-3 वीडियो आपको उसी के मिलेंगे, जो आपको पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों देखो, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया, मतलब ये वेक्टर भी हमारा z हो गया और ये पॉइंट भी z हो गया। देखो वेक्टर में खास बात ये होती है कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर a है और आप इसके पैरेलल और इक्वल डायरेक्शन सेम रखते हुए कोई भी आप लाइन ले लेंगे और उसकी लेंथ अगर यही है तो ये भी वेक्टर a ही होगा, है ना। जैसे आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी ले लें, तो मतलब अगर आपने डिस्टेंस वही रखी है और डायरेक्शन भी सेम रखी है तो वेक्टर ए ही होगा। हाँ, अगर आप उसकी डायरेक्शन को बदल देंगे, उसको रोटेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर वो वेक्टर ए नहीं रहेगा, है ना। तो आप वेक्टर को रोटेट, जैसे कि मान लीजिए वेक्टर ए है, आप इसको उठा के कहीं भी लगा सकते हैं, बस आप उसको रोटेट ना करिए, तो इसे कहते हैं, है ना, वेक्टर को ट्रांसलेट करना। तो अगर आप वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो वेक्टर सेम रहता है, रोटेट ना करें, है ना, रोटेट ना करें, ट्रांसलेट करेंगे तो वेक्टर सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये सारे ही वेक्टर ए हैं, है ना, क्योंकि इनकी लेंथ सेम है। तो इसका मतलब जैसे ये वेक्टर z है तो इसके इक्वल अगर मैं यहाँ पर भी बना दूंगा तो ये भी वेक्टर z होगा और ये भी वेक्टर z होगा और ये भी वेक्टर z होगा। ध्यान रखना, कहीं पर भी आप इसके मतलब इसको उठा करके कहीं पर भी अगर आप ट्रांसलेट कर देंगे तो वो वेक्टर z ही रहेगा, है ना। लेंथ वही रखनी है, रोटेट नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना, पॉइंट z केवल यही होगा। अब जैसे ये वेक्टर z तो है, लेकिन ना तो ये वाला पॉइंट ना ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट z नहीं होगा, ना ये वाला पॉइंट z होगा ना ये वाला पॉइंट z होगा, कोई भी पॉइंट z नहीं होगा। पॉइंट z केवल यूनिक होगा, ध्यान रखना। जो पॉइंट z है ना वो केवल और केवल बेटा यही होगा, है ना, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और कहीं भी पॉइंट z नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, वेक्टर z बहुत सारे पॉसिबल हैं, वेक्टर z जो हैं ये बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन पॉइंट z जो है बेटा अपनी जगह पर वो यही अकेला पॉइंट z होगा, बस, मतलब पॉइंट z अकेला होगा, वेक्टर z बहुत सारे पॉसिबल हैं। ये बात हमेशा ध्यान दो, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। पॉइंट z यूनिक होगा, वेक्टर z बहुत सारे पॉसिबल हैं, उसको आप कहीं भी ट्रांसलेट करके ले जाइए वो वेक्टर z ही रहेगा। बात समझे? देखो लिखो इस बात को जरा ध्यान से। अच्छा, अब देखो एक बात यहां पर और समझो, जैसे ये O था और ये Z था, आप O टू Z गए, O टू Z गए तो ये वेक्टर Z है एक्चुअली, है ना। बात समझे? देखो O टू Z गए ना। अच्छा, ठंड इस समय बेटा काफी है, इसलिए आप कैप देख रहे हो मेरे सिर पे, तो गाने याद आते हैं ठंड में। मौसम है आशिकाना, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से मैं इसका अच्छा टॉपिक ले आना। अरे भाई, हम लोग मैथमेटिकल गाने गाते हैं बेटा, हम लोग ये सब गाने नहीं गाते हैं, उनको इनको ले आना, सनम को ले आना, है ना, ये सब गाने नहीं गाते हैं हम लोग मैथमेटिकल गाने गाते हैं, ठीक है। हम लोगों का पहला और आखिरी प्यार मैथ ही है बेटा, हम लोग मैथमेटिकल लोग हैं। चलिए खैर, चलती रहेंगी ये बातें, लंबी है बेटा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पढ़ाई और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके पढ़ना, उसमें खो जाना, है ना, मोटिवेशन और उसमें खो जाना, ये सब बातें बहुत ज़रूरी है बेटा लाइफ में। और पढ़ाई में तो खैर मैथ्स तो खैर है ही इंटरेस्टिंग। चलिए खैर देखो, मान लो हमारे पास एक पॉइंट Z1 है और एक पॉइंट Z2 है। बोलो ये दोनों क्या है? पॉइंट्स। ध्यान रखना है, दोनों क्या है? पॉइंट्स। पॉइंट Z1 पॉइंट Z2 दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो अगर मैं Z1 से Z2 जाता हूं तो जो वेक्टर मिलेगा इसको बोलते हैं Z2 माइनस Z1। ध्यान रखना, है ना।
अगर मैं Z1 से Z1 एक पॉइंट है, Z2 भी एक पॉइंट है, अगर मैं Z1 से Z2 जाऊंगा तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसको हम कहेंगे Z2 माइनस Z1। अच्छा, मान लीजिए जैसे ये Z1 है और ये Z2 है, अगर मैं Z2 से Z1 जाऊंगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो होगा Z1 माइनस Z2। समझो ध्यान से, अगर हम Z1 से Z2 जाएंगे तो जो मिलेगा उसको कहेंगे Z2 माइनस Z1, और अगर हम Z2 से Z1 जाएंगे तो जो मिलेगा उसे कहेंगे Z1 माइनस Z2, है ना। तो Z1 माइनस Z2 क्या है, एक वेक्टर है। Z1 भी एक पॉइंट है, Z2 भी एक पॉइंट है। Z1 भी एक पॉइंट है, Z2 भी एक पॉइंट है, और Z2 माइनस Z1 क्या है, एक वेक्टर है। इस बात को जरा समझिए। हालांकि अगर हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ चाहे इसकी निकालो चाहे इसकी निकालो, बात बराबर आएगी। चाहे आप इसका मैग्नीट्यूड लो चाहे आप इसका मैग्नीट्यूड लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दोनों वेक्टर की लेंथ सेम आएगी। लेकिन ध्यान रखना, Z1 माइनस Z2 वेक्टर क्या होगा, Z2 माइनस Z1 वेक्टर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सब बातें बहुत यूज होने वाली हैं बेटा, इस टॉपिक में ही नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है ना, बोलो भाई, बात समझे कि नहीं। कुछ खुजली हो रही है यार थोड़ा सा सिर में कैप लगाने की हैबिट नहीं है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि कैप लगाना पड़ रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, 4 o'clock, क्या करें। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, आप लोग मन से पढ़ेंगे तो मेरी मेहनत जो है पूरी होगी, कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोग मेहनत से पढ़ ही रहे हैं। बात समझे। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। कहना के रुत जवां है और हम सवाल लगाते हैं, काली घटा के साए फिर हमको डस रहे हैं, डर है न मार डाले, मैथमेटिक्स का क्या ठिकाना, मैथमेटिक्स को क्या ठिकाना, मैथ्स के चैप्टर हैं बड़े सुहाने। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ते हैं, तो वो सारी की सारी इक्वेशंस बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी निकाल सकते हैं। तो हमें वो पढ़ना है कि भाई हम इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान दो, देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे जब भी आप किसी चीज की इक्वेशन निकालते हो, जैसे इक्वेशन जो है ना मैथ्स में, एक तो हम कोऑर्डिनेट में निकालते हैं जहां पर चीजें एक्स और वाई में चलती हैं। अच्छा ध्यान रखना, इक्वेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाल सकते हैं जहां पर चीजें जेड में चलती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में चलती हैं। अच्छा, हम इक्वेशन वेक्टर में भी निकाल सकते हैं। हम कई टाइप की इक्वेशन मैथ्स में निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कभी हम इक्वेशन निकालते हैं, जैसे कि मान लो आपने कहा कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सब बच्चों ने पढ़ी होगी ये इक्वेशन, है ना, स्लोप फॉर्म होती है लाइन की। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है मान लो। तो मान लिया आपने ये इक्वेशन है, इसमें c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। देखो ये डिस्टेंस c है, y इंटरसेप्ट, और ये एंगल थीटा है, तो जो इसका स्लोप होता है ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो c और m हमको मालूम है, लेकिन इसमें आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई कहाँ है, तो एक्स वाई तो इसमें है ही नहीं कहीं भी। भाई c दिख रहा है, m दिख रहा है। देखो एक्स वाई क्या है, इसमें जो एक्स वाई है वो एक्चुअली है इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट।
मतलब जो एक्स वाई आपको इसमें नहीं दिख रहा है वो ये है इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, या ऐसा कह दीजिए कि एक्स वाई का जो लोकस है वही ये लाइन है ना, जो x और y का लोकस है वही अपनी ये लाइन है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। मतलब एक्स वाई इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है। लोकस समझते हैं ना, लोकस, लोकस का मतलब जिस पॉइंट के मूव करने से, है ना, अगर पॉइंट के मूव करने से, जैसे ये पी पॉइंट, जिसके मूव करने से लाइन बन रही है, तो ये इस पॉइंट का पाथ हो गया, तो उस पाथ को ही लोकस कहते हैं। अगर किसी पॉइंट के मूव करने से वो पॉइंट कोई पाथ बनाता है तो उस पाथ को हम लोकस कहते हैं। इसको ऐसे आप समझ लीजिए, लोकस का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन होती है पाथ ऑफ ए पार्टिकल अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब कोई पॉइंट अगर सर्टेन कंडीशन में मूव करे तो उसके मूव करने से जो रास्ता बनता है उस रास्ते को उस पॉइंट का लोकस कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हैं और आपके दिमाग में है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप जो पाथ फॉलो करेंगे वो आपका लोकस हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में है ना एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है ना। तो आप एक डेफिनेट कंडीशन के अलोंग चल रहे हैं। तो अगर आपको इसी सिमिलरली कोई भी पॉइंट अगर किसी डेफिनेट कंडीशन के साथ में मूव करता है तो उस पॉइंट का जो रास्ता होता है, उस पॉइंट का जो पाथ होता है, वही उसका लोकस होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कमरे में खड़े हो, कमरे में कोई चूहा घुस जाए तो क्या होगा, चूहा यहाँ भागेगा, आप उसके पीछे भागेंगे, कभी वो आपके पीछे भागेगा, इधर उधर उधर इधर भागता रहेगा, ठीक है। तो 5 मिनट बाद मैं आपसे पूछूं कि भाई चूहे ने क्या रास्ता बनाया, आपको सर पता नहीं क्या बनाया, तो यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ भागता रहा, उसके साथ में कोई कंडीशन थोड़ी थी कहाँ भागना है। तो ऐसे पाथ को लोकस नहीं कहा जाता जिसमें कोई कंडीशन ना हो। तो चूहे के भागने में कोई कंडीशन तो थी नहीं, उसका कोई एम तो था नहीं कि कहाँ भागना है, वो तो कहीं भागता रहा। तो मतलब ऐसे पाथ को लोकस नहीं कहते हैं जहां पर कोई कंडीशन ना हो, जहां पर कोई सर्टेन कंडीशन ना हो। उस पाथ को लोकस कहते हैं जहां पर कोई सर्टेन कंडीशन हो, है ना। तो यहाँ पर P पॉइंट चूंकि इसी लाइन पर चलना है तो ये सर्टेन कंडीशन है उसके साथ में, तो इस P पॉइंट का जो रास्ता है वो लाइन है, तो इसका मतलब जो P पॉइंट का लोकस है वो ये लाइन है। P पॉइंट ने जो रास्ता बनाया वो ये लाइन बनाया और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो जो एक्स वाई है हम कहते हैं कि वो लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, या ऐसा कहिए कि इस P पॉइंट की मूव करने से ये लाइन बनी, या ऐसा कहिए इस P पॉइंट का लोकस ही ये लाइन है। बस समझे। तो ये बात बच्चों हमेशा हमको दिमाग में रखनी है कि एक्स वाई क्या है, एक जनरल पॉइंट। मतलब देखो आप कोई भी इक्वेशन लिखें उसमें एक्स वाई रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आप सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ हो सकता है एक्स वाई दोनों ना हो, लेकिन खाली एक्स या खाली वाई तो होगा ही होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने सर्कल का इक्वेशन लिखा, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होता है 0 0 और इसका रेडियस क्या होता है a। अब इसमें भी देखो एक्स वाई आ रहा, तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है इस सर्कल की बाउंड्री पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, या ऐसा कहिए कि इस पॉइंट के मूव करने से जो रास्ता बना है वो रास्ता ही ये सर्कल है ना। इस पॉइंट के मूव करने से जो पाथ बना है वो पाथ ही क्या है बच्चों, ये सर्कल है। इस बात को यहाँ पर समझिए। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट में कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें एक्स वाई आता है। हाँ हो सकता है दोनों चीज ना है, खाली एक्स ऐसा हो सकता है, खाली वाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्स वाई में से कोई एक चीज या दोनों चीज दिखेंगी। तो एक्स वाई क्या होता है, उस पर लाई करने वाला कोई जनरल पॉइंट होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि एक्स वाई के मूव करने से ही वो पाथ बनता है या वो पर्टिकुलर डायग्राम बनता है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स वाई का जो लोकस है वो पर्टिकुलर डायग्राम होता है। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखेंगे तो वहां भी हमें कोई एक्स वाई चाहिए, तो वहां पर एक्स वाई नहीं लिया जाता, वहां पर जनरल पॉइंट जेड लिया जाता है ना। देखो जैसे मान लो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। देखो हमें मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखना है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया z1
और एक पॉइंट ले लिया Z2। ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं, है ना, दो फिक्स पॉइंट्स हैं। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तो हैं लेकिन फिक्स हैं, ये हिलेंगे नहीं अपनी जगह पर, है ना, ये मूव नहीं करेंगे, फिक्स है। मतलब Z1 और Z2 क्या है, देखो, टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, ये दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब मान लीजिए Z एक पॉइंट है जो यहाँ पर है, फिर वो यहाँ पर आया, फिर ऐसे करके चलता रहा Z। मान लो Z ऐसे चलता रहा, ठीक है। और मान लीजिए Z जो है इन दोनों को मिला दिया, तो Z क्या है, इसके परपेंडिकुलर है और मान लीजिए मिड पॉइंट से जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन जो दिख रही है, ये एक्चुअली Z1 और Z2 की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट से भी पास हो रही है, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये लाइन क्या है, ये है हमारी एक्चुअली क्या बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ Z1 एंड Z2। ये Z1 और Z2 की क्या है बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो देखो, अगर हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, देखो, हमने इस पर एक पॉइंट Z मान लिया, तो Z क्या है, इस लाइन का जनरल पॉइंट, मतलब उसके मूव करने से ही ये लाइन बनेगी, ऐसा हमने मान लिया। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा A है और मान लीजिए ये पॉइंट हमारा B है, और जो जनरल पॉइंट है मान लीजिए P है। P क्या है, P को हमने Z मान लिया, ये क्या है, मूव करने वाला पॉइंट, मूविंग पॉइंट, मतलब जो जिसका लोकस हमें चाहिए, है ना। जो मूविंग पॉइंट होता है वो चलेगा, जब चलेगा तभी तो पाथ बनेगा ना। जब कोई पॉइंट चलेगा, मूव करेगा, तभी तो पाथ बनेगा। जब पाथ बनेगा तो वही पाथ हमें चाहिए। वही पाथ क्या है, इसका इक्वेशन है ना। तो मूविंग पॉइंट है हुज लोकस इज रिक्वायर्ड, जिसका कि लोकस हमें चाहिए है। तो देखो बच्चों, अगर हमें इस पी पॉइंट का लोकस चाहिए तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस इससे और इसकी डिस्टेंस इससे हमेशा बराबर होगी। तो चलिए क्या होगा, पी ए और पी बी हमेशा इक्वल होगा। पी ए क्या हो गया, ये हो गया इसके बीच का डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1। और पी बी क्या हो गया, ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ Z माइनस Z2। बात समझे। तो इसका मतलब P पॉइंट का जो लोकस है वो ये आ गया, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। ये P पॉइंट का हमारा लोकस आ गया। लोकस क्या मतलब, आप ये कहिए कि ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया, क्योंकि इसका जो लोकस है, लोकस का मतलब Z में और Z1 Z2 में रिलेशन। Z क्या है, जनरल पॉइंट है, और Z1 Z2 क्या है, फिक्स पॉइंट है। फिक्स चीज़ों में और जनरल पॉइंट में जब हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं तो उसी रिलेशन को हम उस जनरल पॉइंट का, जनरल पॉइंट क्या है, P पॉइंट, उस पॉइंट का लोकस कहा जाता है ना। जब हम जनरल पॉइंट में और गिवन चीज़ों के बीच में एक रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन कैसे बनाया, कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि पी ए और पी बी डिस्टेंस बराबर है। अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, ये पॉइंट Z है, ये Z1 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, मॉड ऑफ Z माइनस Z1। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, मॉड ऑफ Z माइनस Z2। दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, है ना। तो इसका मतलब ये एक रिलेशन हो गया Z में, Z1 और Z2 में। तो यही रिलेशन हमारा Z पॉइंट मतलब P पॉइंट का लोकस हो गया, या ऐसा कह दीजिए कि यही इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना भाई। अगर आपको मूविंग पॉइंट का लोकस चाहिए, लोकस का मतलब आपको उस पर्टिकुलर ग्राफ का इक्वेशन चाहिए जो उस पॉइंट के मूव करने से बनता है ना। लोकस का मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट का रास्ता, मतलब उस पॉइंट के मूव करने से जो ग्राफ बन रहा है, वो ग्राफ चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, कुछ भी हो सकता है। बात समझे ना। तो उस पॉइंट के मूव करने से जो लोकस बनेगा, उस पॉइंट के मूव करने से जो कर्व बनेगा, उसका इक्वेशन निकालना होगा। तो क्या करना होगा, जो हमारा जनरल पॉइंट है Z और जो भी गिवन चीज़ें होंगी उनके बीच में आपको एक रिलेशन बनाना होगा। वही क्या हो जाएगा, उसका हमेशा लोकस, और वही हमेशा उस ग्राफ का इक्वेशन भी हो जाएगा। तो ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये किस चीज़ का इक्वेशन होता है, Z1 और Z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, है ना। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन तो देखो ये भी है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का मेथड चेंज हो गया। जैसे वहाँ पर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे, या और भी कई तरीके होते थे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 लिखते थे। यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये हमने पहला इक्वेशन पढ़ा है बच्चों, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज काफी होगा। देखो इसका जरा एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख लें कि भाई कैसे ये होता है ये क्वेश्चन। देखो मिटाते हैं इसको। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, कहना कि रुत जवां है और हम तरस रहे हैं। काली घटा के साए अब हमको डस रहे हैं, डर है न मार डाले। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 2। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये किस चीज का इक्वेशन है ना। देखो एक्चुअली ये इक्वेशन कुछ इस टाइप का है, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। ये इक्वेशन इस टाइप का है ना। इसमें z1 क्या हो गया, z1 हो गया 0 और z2 क्या हो गया, z2 हो गया 2। बस समझे। तो मतलब देखो ये जीरो, ऐसे ये क्या था, ये था z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या है, ये है 0 और 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये अपना 0 है और ये अपना 2 है, यहाँ पर कहीं बीच में बनाएगा। तो 0 और 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो वो कहीं यहां से पास होगा ऐसे करके, है ना। तो ये जो है ये एक्चुअली इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन क्या है, 0 और 2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। देखो इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे ये इक्वेशन अपने पास था, हम इसमें क्या करें, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लें कि ये z इक्वल टू ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू रखें। तो मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू मॉड ऑफ, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा बोलो, ये होगा x माइनस 2 प्लस आई वाई का मॉड। अब देखो यहाँ पर समझो, इसका मॉड क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉड क्या हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मॉड का मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, है ना। बड़ा मजा आता है लिखने में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखते थे कि नहीं बचपन में, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए, चलिए, है ना, और स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी देखो रूट हट जाएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x, ये कैंसिल हुआ। तो 0 इक्वल टू 4 माइनस 4x, तो 4x बराबर 4, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1 क्या है, x इक्वल टू 1 एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और 1 की डिस्टेंस पर है। देखो ये वही लाइन है ना। ये अगर हम कोऑर्डिनेट में इसका इक्वेशन निकालेंगे तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 ही आएगा, है ना। ये वही x इक्वल टू 1 लाइन आपको मालूम है ना, जैसे y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, तो उसके राइट साइड में लाइन है 1 की डिस्टेंस पर, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 लाइन। तो x इक्वल टू 1 लाइन क्या हो गई, y एक्सिस के पैरेलल राइट साइड 1 की डिस्टेंस पर बच्चों। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में टाइम लगेगा, ऐसे बहुत जल्दी हमें मालूम चल जाएगा ये किस चीज़ का इक्वेशन है। और कुछ क्वेश्चन टफ होंगे तो ऐसे करने में दिक्कत भी हो सकती है हमको, तो डायरेक्ट मालूम होना चाहिए किस चीज़ का इक्वेशन है। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो बच्चों यहाँ पर, और देखो जैसे कि मान लो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, मॉड ऑफ z प्लस 1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस 3, मान लो मैंने ये इक्वेशन लिखा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, मॉड ऑफ z प्लस 1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस 1। देखो
इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, सोचें तो Z1 क्या है, Z1 है यहाँ पर -1 और Z2 क्या है, Z2 है 3। तो मतलब ये हुआ -1 और 3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो -1 देखो यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ कहीं होगा। तो -1 और 3 का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलाएंगे निकालेंगे तो फिर आपको यही लाइन मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बोलो। क्योंकि -1 और 3, ये -1 और 3, इसके बीच से पास होने वाली लाइन देखो फिर यही हो गई। मतलब एक ही इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कई तरीकों से लिखी जा सकती है, और भी कई तरीकों से आप लिख सकते हैं। अगर आप -2 और 4 ले लेंगे तो उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होगा। बस समझे। तो सेम लाइन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कई अलग अलग मेथड से लिख सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन भी इसी लाइन को शो करेगा और ये इक्वेशन भी देखो इसी लाइन को शो कर रहा है। इसमें भी अगर आप z = x + i y रखें, सेम मेथड से सिंप्लीफाई करें, तो यहां से भी आपको x = 1 ही मिलेगा, है ना। अगर आप z = x + i y रखें और सेम मेथड से इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इससे भी आपको x = 1 ही मिलेगा, है ना बच्चों। तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को हमेशा हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। और z = x + i y करेंगे तो पुरानी इक्वेशन कोऑर्डिनेट भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। लिखो जल्दी बच्चों इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ठीक है बच्चों, देखो जैसे क्या होता है, मान लो अगर हम लोग एक पॉइंट Z1 ले लें और एक पॉइंट Z2 ले लें, मतलब दो फिक्स पॉइंट मैंने ले लिए, इनके बीच के लाइन को मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए अगर मैंने यहां पर एक जनरल पॉइंट P ले लिया, मान लो P को मैंने जनरल पॉइंट Z मान लिया, और ये Z पॉइंट इन दोनों के बीच में घूम रहा है, मतलब उसके मूव करने से ये लाइन बन रही है। कौन सी लाइन? Z1 Z2 के बीच की लाइन बन रही है। देखो अब अगर हम ध्यान दें तो P पॉइंट यहां पर हो या यहां पर हो या यहां पर कहीं पर भी हो, P पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं पर भी होगा। जैसे कि हम Z और Z1 के बीच का डिस्टेंस निकालें तो वही आएगा, ठीक। फिर हम Z और Z2 के बीच का डिस्टेंस निकालें तो वही आएगा, ठीक है। तो Z और Z1 के बीच का डिस्टेंस और Z2 Z2 के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा? तो आएगा डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 आएगा, बोलो आएगा। तो Z पॉइंट जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं भी होगा, वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगा। Z पॉइंट इन Z1 और Z2 के बीच में कहीं पर भी ले लिया, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो मतलब ये हो गया Z मतलब जनरल पॉइंट और गिवन पॉइंट्स के बीच में रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या बताएगा? ये रिलेशन बताएगा इस पॉइंट के लोकस को। इस पॉइंट का लोकस मतलब Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस, मतलब Z1 और Z2 के बीच का लाइन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन Z1 एंड Z2। ये Z1 Z2 के बीच के लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। तो मतलब क्योंकि इस Z के मूव करने से ही,
है ना, ये लाइन बनेगी। तो ये z और z1 z2 में एक रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या बताएगा, ये रिलेशन बताएगा इस पी पॉइंट का लोकस, मतलब इस लाइन के इक्वेशन को ये बताएगा। तो ये बात ध्यान दीजिए, अगर हमें दो पॉइंट दिए जाएं तो उनके बीच का लाइन हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये केवल इनके बीच का लाइन है। जैसे ही आप Z2 के बाहर निकलेंगे या Z1 के बाहर निकलेंगे, ये कंडीशन फॉलो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि Z और Z1 के बीच का डिस्टेंस और Z और Z2 के बीच का डिस्टेंस जो ये होगा, और ये दोनों डिस्टेंसेस का सम करोगे तो क्या मिलेगा, Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, जो कि ये होगा। बस समझे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मॉड ऑफ Z -1 प्लस मॉड ऑफ Z +1 और इक्वल टू 2, मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिखा। अब देखो, जैसे इसमें Z1 क्या है, 1 है ना, कंपेयर करो तो Z1 की वैल्यू 1, तो Z1 की वैल्यू 1, और Z2 क्या है, Z2 है देखो इसमें -1, इससे कंपेयर करो इसको, Z2 -1 है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 का मतलब, कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 का मतलब 1 + 0 आयोटा, दैट मीन्स 1,0, और -1 का मतलब -1 + 0 आयोटा, दैट मीन्स -1,0। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, तो इसमें एक पॉइंट है 1,0 और एक पॉइंट क्या है -1,0, ये हो गया, दो पॉइंट्स हो गए। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है देखो ये 2 है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है देखो 10 और -10 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है इन दोनों के बीच की लाइन, यानी इस लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब ये क्या बता रहा है, ये हमें इन दोनों के बीच की लाइन को बता रहा है केवल। अगर आप इसके बाहर जाएं या अगर आप इसके बाहर जाएं तो ये कंडीशन फॉलो होना बंद हो जाएगी। तो मतलब ये एक्चुअली इस रियल एक्सिस के पार्ट को बता रहा है, ए पार्ट ऑफ रियल एक्सिस, नॉट कंप्लीट रियल एक्सिस। ये पूरे रियल एक्सिस को नहीं बता रहा है, ये केवल रियल एक्सिस का एक पार्ट बता रहा है। कौन सा पार्ट, जो -10 और 10 के बीच में होगा, ये बात ध्यान दीजिए, है ना, -10 और 10 के बीच के पार्ट को ये बता रहा है। देखो, जैसे कि इसी क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन है देखो, है ना, इसमें अगर हम z = x + iy रखें, जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन में z = x + iy रखें, इसमें रखो तो क्या होगा, मॉड ऑफ x - 1 + iy, और ये क्या होगा, मॉड ऑफ x + 1 + iy = 2, है ना। मॉड का मतलब इसका अंडर रूट कर दिया, x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया अंडर रूट ऑफ x + 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 2। इसको आप सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई करना देखो इसको इजी नहीं है, टफ है। कैसे टफ है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और स्क्वायरिंग भी दो बार करना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर करोगे तो रूट नहीं हटेगा, फिर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दो बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और दो बार स्क्वायरिंग करने के बाद भी आपको जो रिजल्ट इससे मिलेगा वो मिलेगा y = 0। आप करके देखना घर पे, ठीक है। तो दो बार स्क्वायरिंग करना, आपसे ना हो तो छोटे भाई को दे देना अपने, जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, कि लो इसे करके दिखाओ, वो करके देखेगा, हाँ भैया यही आया, ठीक है। तो y = 0 मिलेगा। y = 0 क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है, लेकिन ध्यान रखना y = 0 जो है ना वो कंप्लीट x एक्सिस बता देगा, और एक्चुअली जो इक्वेशन है वो कंप्लीट रियल एक्सिस, x एक्सिस का मतलब वही रियल एक्सिस, जो आपको मिल रहा है वो कंप्लीट रियल एक्सिस नहीं है। तो देखो यहाँ से गलती भी हो गई। अगर आप इन इक्वेशन में z को x + iy लेके सोचोगे कि ये तो x + iy लेके हो जाएंगे, तो कभी कभी गलती भी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर गलती हो जाएगी। अगर तुम्हें ये नॉलेज नहीं है तो तुम कहोगे कि ये कंप्लीट रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि तुम y = 0 निकाल लोगे यहाँ से, और y = 0 क्या होता है, कंप्लीट रियल एक्सिस होता है, जबकि एक्चुअली ये कंप्लीट रियल एक्सिस तो है नहीं, ये तो रियल एक्सिस का बीच का पार्ट है। बात समझे। और ध्यान रखना इस पार्ट में जैसे ये -1 पॉइंट भी कवर होगा और 1 भी कवर होगा, है ना। जैसे अगर तुम z को 1 ले लो, अगर तुम z को 1 रख दो
तो ये 0 और ये 2 बराबर 2, तो z इक्वल टू 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। और अगर तुम z को -1 ले लो तब भी देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। z इक्वल टू -1 रखोगे तो -1 -2 का मॉड 2 और ये 0, तो 2 बराबर 2, है ना। तो z इक्वल टू 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक लाइन है जो -1 और 1 के बीच की है और वो दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करने वाली लाइन है ना। ए लाइन बिटवीन -1 एंड 1 एंड आल्सो इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर भी ये लाइन जो है ना ये z1 z2 दोनों को इंक्लूड करेगी, है ना। तो मतलब हर बार आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख के सही रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, कई बार गलती भी होगी। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज है तो गलती नहीं होगी, बात समझे। तो ये सब बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बेसिक जरूरी हैं, और ये सब किताबों में कई बार नहीं लिखी होती हैं चीज़ें। बच्चे कई बार पूछते हैं सर किताब बता दीजिए किताब, अरे भाई क्या किताब बता दूं यार। अब आप कोई 50 किताबें तो खरीद नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे तो कई किताबों से देखना होती हैं चीज़ें, तो एक किताब में सारी चीज़ें मिलती नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। कोई कंप्लीट बुक नहीं है बेटा, है ना। आप कई बार पढ़ लेते हैं कि फॉरेन राइटर्स की बुक, बड़े बड़े नाम पढ़ लेते हैं, हाँ ये किताब लेके आएंगे, महंगी महंगी किताब आप ले आए, समझ में कुछ आ नहीं रहा, वहाँ से देख कर सब हवाइयाँ उड़ गई, अरे यार ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप पहले ये सब वीडियो पढ़ लेंगे उसके बाद वो किताबें भी आपको समझ में आने लगेंगी, मतलब किताबों को समझने के लिए भी आपको पहले मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। कोई भी टॉपिक हो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं। एक बार आप पढ़िए, वीडियो मेरे देखिए, अच्छे से देखिए, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक देखिए, उसके बाद अगर आप किताब उठा के देखेंगे तो आपको किताब की लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। हाँ यार बात तो वही लिखी है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा कर लिखी है यार। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, इसमें कोई टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। जो मैंने खुद अपनी मेहनत करी है लाइफ में वो कम से कम तुमको मैं बता रहा हूँ चीज़ें कि देखो भाई ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। और मस्त होके पढ़ो, क्या चाहिए, एक मोबाइल ही तो चाहिए और कुछ थोड़ी चाहिए पढ़ने के लिए भाई, ठीक है। घर पे बैठ करके आप गांव में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, घर पे बैठ के आप बिल्कुल बढ़िया मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। और अगर आप मैथ्स को अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं, आपके पास लॉजिक है, तो लाइफ में कभी परेशान नहीं होना, आप आगे जाएंगे, ये डेफिनेट है। अगर आपने मैथ्स को, है ना, अपना पहला और अंतिम प्यार बना लिया तो आपका आगे जाना निश्चित है, कंफर्म है, ठीक है। चलिए कर लिखिए जल्दी बच्चों इसको। है ना। अच्छा अब देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हम थोड़ा सा इसी में कुछ और बातें देखें, है ना, हम लोग मॉडुलस का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन को देख रहे हैं बच्चों। अभी हम लोग आर्गुमेंट का यूज करके भी इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसमें आप मॉडुलस का यूज करके भी इक्वेशन निकाल सकते हैं और आर्गुमेंट का यूज करके भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो वो अलग बात है, हम अब याद नहीं करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों। हर चीज इंटरेस्टिंग है, समझ के पढ़ना है तो, नहीं तो फिर बेटा याद करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी हर जगह। देखो समझो, अब यहां पर बच्चों मान लीजिए मैंने क्या किया, देखो z1 z2 दो फिक्स पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इनके बीच का इक्वेशन नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे ये वाला इक्वेशन चाहिए, इसके राइट वाला, है ना, ये मुझे चाहिए। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट z ले लिया, जनरल पॉइंट ले लिया। अब देखो कंडीशन क्या होगी, इसकी इससे डिस्टेंस यानी कि मॉड ऑफ z माइनस z1, ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो ये डिस्टेंस को, तो मॉड ऑफ z माइनस z2, तो ये डिस्टेंस जो ये लिखी मैंने माइनस ये डिस्टेंस जो ये लिखी मैंने, तो इसमें से अगर इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, और ये क्या हो गया, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो देखो ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इस लाइन की, जो z2 के बाहर जाने वाली लाइन है ना। z2 के बाहर जाने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन देखो यहाँ पर ये आ गया। याद नहीं करना है, सब कुछ समझ के लिखना है, याद नहीं करना कुछ भी, बस समझे ना, याद नहीं करना बेटा, समझ के पढ़ना है। देखो ध्यान दो, सिमिलरली अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे जो कि z1 के बाहर जाने वाली है,
देखो इसमें क्या होगा, अगर हम एक पॉइंट z ले लें, अब देखो क्या होगा, अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं जो कि आउटसाइड z1 है, z1 के बाहर है, ये इक्वेशन क्या है, z2 के बाहर की लाइन। z1 z2 कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, है ना। ये मत समझना ये एक्स एक्सिस पर है, वो तो मैंने ऐसे ये लाइन बना ली है, हॉरिजेंटल लाइन बना ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि z1 z2 हमेशा हॉरिजेंटल ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि z1 यहाँ हो और z2 यहाँ हो, ऐसा भी हो सकता है, तब भी वही सेम कॉन्सेप्ट है ना। z2 के बाहर वाली लाइन ये होगी और z1 के बाहर वाली लाइन निकालनी, देखो देख रहे हैं अभी। तो देखो इस तरफ हमने z ले लिया, अब z की डिस्टेंस यहाँ से लिखोगे तो मॉड ऑफ z माइनस z2 होगा, उसमें से इसको माइनस करोगे तो मॉड ऑफ z माइनस z1 होगा। तो ये डिस्टेंस जो ये लिख दी माइनस ये डिस्टेंस जो ये लिख दी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बचेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया z1 के बाहर वाली लाइन, है ना। तो z1 z2 के बीच की लाइन अलग होगी जो भी हमने पढ़ा था, और z2 के बाहर की लाइन देखो ये अलग है, और z1 के बाहर की लाइन देखो ये अलग है। हर लाइन यहाँ पर अलग अलग है ना। तो ये बेटा हमें हमेशा कॉन्सेप्ट को देख करके चीज़ें समझनी होंगी और करनी होंगी। हर लाइन देखो अपने आप में बेटा यहाँ पर अलग अलग है। z2 के बाहर की लाइन देखो ये, z1 के बाहर की लाइन ये है, और z1 z2 के बीच की लाइन हमने क्या देखी थी, अभी अभी देखी थी ना। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, एज्यूम करो, तो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये आ गई क्या, z1 z2 के बीच की लाइन, ये z2 के बाहर की लाइन और ये z1 के बाहर की लाइन। आप इसको किसी एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। z1 z2 की कोई वैल्यू रख लो, z1 z2 की कोई वैल्यू रख लो आप, तो उससे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। कोई भी वैल्यू रख लो कॉम्प्लेक्स नंबर में, बात समझे ना। तो ये बच्चों हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन को देखा मॉडुलस की हेल्प से, है ना। अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को आर्गुमेंट की हेल्प से भी देखेंगे। फिर हम लोग सर्कल का इक्वेशन, जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में चीज़ें, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, क्योंकि सब यहाँ आता है। क्योंकि अभी हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ेंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन दोनों मिल करके ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। क्योंकि ये एक टॉपिक मत समझो बेटा, ये अपने आप में छोटे मोटे एक बुक्स हैं, है ना। जैसे कि अपना सिलेबस आप देखते हो, उसमें वो 4 लाइन लिख देता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, बस इतना लिख के काम खत्म कर दिया उसने। लेकिन वो उसको समझने में बेटा 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं, है ना। वो 2 लाइनें वो जो लिख देते हैं सिलेबस में, वो अपने आप में छोटी मोटी किताबें हैं, है ना। तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ करके सीख कर चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं करना कभी भी, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।